बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हाइड्रो को कंटिन्यू करते हैं। इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और इंशाल्लाह इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और थोड़ा-सा देखेंगे इन डेप्थ कि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं हाइड्रो के, उनका पर्पस क्या है, उनकी मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हमने देख लिया था कि हाइड्रो पावर प्लांट किस तरह वर्क करता है, ठीक है। आपके पास रिजर्वायर होता है, डैम्स होते हैं, सही। हम क्या करते हैं, अच्छा, डैम्स और रिजर्वायर में फर्क होता है। डैम्स एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर, बिल्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम वाटर को कंट्रोल और ब्लॉक करते हैं। और उसके बिहाइंड जो आपके पास होता है वो रिजर्वायर होता है, जिसमें जो वाटर को स्टोर करता है, एज अ वाटर स्टोरेज काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वाटर फ्लो होता है हेड के थ्रू, यानी यहाँ पर पेन स्टॉक बने होते हैं, आपके पास पाइप्स होते हैं, यहाँ से फ्लो होता है वो आपके पास डायरेक्ट हिट करता है टरबाइन को। टरबाइन की टाइप्स हमने देख ली थी, सही। उसके बाद आपके पास वाटर फ्लो होता हुआ टेल्स में चला जाता है और यहाँ पर जो आपके पास जो टरबाइन्स होते हैं उनके ब्लेड्स जैसे ही रोटेट होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास इस शाफ्ट के साथ जनरेटर शाफ्ट होती है, वो आपकी रोटेट होती है और वंस इट स्टार्ट टू रोटेट, it converts the mechanical energy that coming from the output of the turbine into the electrical energy, सही। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, डैम्स और रिजर्वायर मैंने बता दिया। 4 पे क्या होता है, ये एक स्मॉल स्टोरेज होती है जो हम लगाते हैं, ये बेसिकली एज अ बफर काम करती है, ठीक है। हम इसको रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, इसको 4 भी बोल सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, बेसिकली दोनों वाटर को स्टोर करते हैं। ये हम इससे लगाते हैं ताकि ये एक्ट करती है एज अ बफर, वाटर को होल्ड करवाती है, ताकि हम क्या कर सकें, जो पावर फ्लक्चुएशन होती है ना, उसको कैटर कर सकें, उसको स्मूथ कर सकें, ताकि आपका टरबाइन जो है वो एफिशिएंटली रोटेट हो। यानी ये समझ लें रिजर्वायर ही होता है ये, ठीक है। इनटेक स्ट्रक्चर, अच्छा, इनटेक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, टरबाइन्स, जनरेटर, पावर हाउस, ड्राफ्ट ट्यूब्स, टेल रेस, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब्स के थ्रू ही टेल रेस में आपके पास जो आपके पास आउटलेट होता है, टरबाइन से जो आउटलेट जो आपके पास आता है वाटर, वो आपका वापस से स्ट्रीम में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। डैम कैसे, ये है कि एक बिल्ड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। ये समझ लें इस हाइड्रो का ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जो कि क्या करता है, वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, और यहीं से आपके पास रिजर्वायर निकलता है, ठीक है। तो जो आपके पास रिवर हैं, तो उन वाटर को जब हम स्टोर कर लेते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, रिजर्वायर बन जाता है, ठीक है। तो इनकी जो प्लेसमेंट होती है वो आपकी यूजुअली टरबाइन से हाई लेवल पे होती है, तभी हम कहते हैं कि हेड हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, सो दैट द ब्लेड ऑफ द टरबाइन रोटेट परफेक्टली, ठीक है। अच्छा, कुछ ये टरबाइन्स हैं और कुछ ये डैम्स हैं, इनको देख लीजिएगा, सही। अच्छा, ये रिजर्वायर में रिपीट करता हूँ। डैम क्या है, डैम हम क्या करते हैं कि जो आपके पास जो वाटर होता है ना, उसको कंट्रोल करते हैं, जो फ्लो वाटर उसको ब्लॉक करते हैं। रिजर्वायर उसके बाद आपको मिलता है। रिजर्वायर में हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, जो आपके क्या कहते हैं, नेचुरल जो वाटर आपका आ रहा है रिवर से, उसको अगर हम किसी जगह स्टोर कर लें पॉन्ड्स में, या हम उसके लिए क्या कह सकते हैं कि पॉन्डेज जो हम बनाते हैं, तो उसमें स्टोर करने के बाद वो आपका, उसको हम नेम दे देते हैं रिजर्वायर, ठीक है। और डैम क्या है, डैम एक स्ट्रक्चर होता है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये हम देख चुके हैं, तो इसमें हम के जो ये है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, सही। ये सब डायग्राम्स हैं, ये हम समझ चुके हैं, तो इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके पास रिजर्वायर है, डैम देखें, डैम है, डैम से पहले रिजर्वायर है। डैम क्या करता है कि देखें, अब यहाँ से समझना बहुत आसान है इसको, डैम और रिजर्वायर। डैम वो स्ट्रक्चर है जो हम बिल्ड करते हैं, जिसके थ्रू हम वाटर जो आपके पास रिवर से आ रहा होता है ना, ये मेरा माउस कर्सर देखिएगा,
इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस डैम के कंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास एक नेचुरल आपके पास एक स्टोरेज बन जाती है, उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। यानी रिजर्वायर पार्ट है डैम का, सही है, इसको हम फॉरवे भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस बात समझ आ गई। अच्छा, अब सर्च टैंक्स क्या लगाए जाते हैं? सर्च टैंक भी हम समझते हैं। सर्च टैंक बेसिकली वाटर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लगाए जाते हैं, ये पेन स्टॉक के साथ लगते हैं, ठीक है। ये हम समझते हैं, अभी हम आ रहे हैं उसी तरफ। हाँ, अब ये क्या है, ये वही टेम्पोरली होल्ड करता है वाटर को बिफोर सेंडिंग इट टू दी इनटेक। इनटेक स्ट्रक्चर क्या है ये अभी बताता हूँ। ये ऑप्शनल कंपोनेंट होता है, इसको रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। ऑप्शनल इसलिए लगाया जाता है, ये समझना है कि आप इससे लगाते हैं ताकि टरबाइन में ना फ्लो, टरबाइन में जो वाटर का फ्लो है वो हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो पावर सर्जेस जो आ रहे होते हैं ना, उसको स्मूथ करने के लिए हम ये लगाते हैं, ये ऑप्शनल कंपोनेंट होता है, ठीक है। हम इसको रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, इज ऑल्सो यूज टू स्टोर वाटर अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो इस केस में, कुछ केसेस में रिजर्वायर ही आपका फॉरवे होता है, सही। अब ये क्यों करते हैं, हम डिमांड के हिसाब से वाटर के फ्लो को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसलिए। इनटेक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनटेक स्ट्रक्चर बहुत देर से नाम आ रहा है। इनटेक स्ट्रक्चर बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं, ये हमें पढ़ा है कि हम जब स्टीम टरबाइन पढ़ते हैं तो स्टीम टरबाइन में हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी स्टीम सुपर हीटेड स्टीम हो। क्यों? ताकि आपके ब्लेड से जब वो स्ट्राइक करे तो उसमें मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स ना हो, ताकि जो टरबाइन है वो आपका एक तो एफिशिएंटली मूव भी करे, दूसरी इसकी लाइफ भी क्या रहे, मेंटेन रहे। वरना क्या होगा, टरबाइन की प्लेट्स में अगर मॉइस्चर आना शुरू हो जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, डिटोरेट हो जाएगी इसकी लाइफ, ठीक है। तो इसी तरह हम इनटेक स्ट्रक्चर इससे लगाते हैं ताकि जितने सॉलिड इम्प्योरिटीज जो आपकी रिवर से आ रही है, लेट्स सपोज ट्रीज हैं, लीव्स वगैरह हैं, तो हम क्या करते हैं, इनटेक स्ट्रक्चर के थ्रू एक ट्रैश रैक होता है बेसिकली, उसमें ये एक तरीके से फिल्टर का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ऐसा फिल्टर यूज होता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये क्या करता है, उन सारी जो इम्प्योरिटीज होती है उनको क्या कर देता है, क्लीन कर देता है, और फिर प्योर वाटर आपका जाता है पेनस्टॉक के थ्रू टरबाइन। ये चीज लिखा हुई है, रिजर्वायर से मतलब रिजर्वायर से रिवर से आपके पास वाटर आया, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ट्रैशेस वगैरह होते हैं, वो सारे आपके इनटेक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। इसमें क्या लगी होती है, ट्रैश रैक लगी होती है, और उस ट्रैश रैक को हम बार बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेस कर देते हैं, जो फिल्टर आपका जैसा होता है, सही। ये स्टील रॉड टाइप कुछ होता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें कि कोई सीवियर डैमेज टरबाइन के ब्लेड्स को ना हो और उसके नोजल्स को, ठीक है। तो ये आप आगे ट्रैश रैक्स मस्ट बी क्लीन आफ्टर रेगुलर टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, पेनस्टॉक क्या होते हैं, ये जो आपके पास जो पाइप्स होते हैं वाटर फ्लो के टरबाइन्स को हिट करता है, तो ये आपके हैवी वॉल्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर का फ्लो होता है। अब इनमें दो चीजें होती हैं, अब अगर लार्ज पेनस्टॉक्स हैं, ठीक है, तो हम इनमें लगा देते हैं सर्च टैंक, क्योंकि यहाँ पर ना ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही होती है गेट्स की, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वाटर का, तो इस तरह बनाया जाता है कि स्ट्रक्चर को इस तरह रखा जाता है, पेनस्टॉक के स्ट्रक्चर को डिजाइन इस तरह किया जाता है ताकि ये आपके हाई प्रेशर पे विथस्टैंड कर सकें, हाई प्रेशर पर विथस्टैंड कर सकें, ब्रेक ना हो, ठीक है, कैविटेशंस ना आए, सही। तो अगर तो लार्ज पेनस्टॉक्स हैं तो हम सर्च टैंक लगा रहे हैं। सर्च टैंक इसलिए लगाते हैं ताकि हम प्रेशर ऑफ वाटर को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, ठीक है। इसमें होता है कि डिमांड, ये पावर हाउस के साथ लगा होता है, अभी सर हम देखते हैं आगे क्या है, फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी है। पेनस्टॉक को लगा था कि हम जैसे बात है जो हेड से वाटर आ रहा है आपके पास, रिवर से, रिजर्वायर से, डैम से, ताकि उसकी वेलोसिटी को हम क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। ये स्लो फॉर्म में होता है, लार्ज पाइप्स कंटेन्स करता है, और ये क्या करता है, वाटर कलेक्ट करता है रिजर्वायर से और टरबाइन पे पास करवा देता है, इसे फ्लो करवा देता है, ठीक है। अब डिजाइनिंग किस तरह होती है, अगर तो शॉर्ट लेंथ पेनस्टॉक है तो फिर सर्च टैंक की जरूरत नहीं होती, ठीक है, हम एक हैवी वॉल यूज कर लेते हैं, वही काफी होता है। लेकिन अगर आपके पास सर्च टैंक में जो यानी वाटर सोर्स, यानी हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी वाटर सोर्स टू टरबाइन अगर हाइट बहुत ज्यादा है, तो फिर हम क्या करते हैं, सर्च टैंक यूज करते हैं, सही है। तो हाँ, सही है, ये लिखा हुआ है। सर्च टैंक क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक होता है, ये बेसिकली प्रेशर ऑफ वाटर को
कंट्रोल करता है, इसलिए हम सर्ज टैंक यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्ज टैंक में क्या होता है कि ये पावर हाउस के साथ लगा होता है, तो पावर हाउस में जब डिमांड अभी कम हो जाती है तो वहां से वाटर रिजेक्ट होके सर्ज टैंक में जाना शुरू हो जाता है, सर्ज टैंक का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह सर्ज टैंक का लेवल डिक्रीज होता है जब आपके पास डिमांड बढ़ जाती है, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। लिखा हुआ है, व्हेन द पावर डिमांड इज हाई अ सर्ज टैंक यूज्ड टू एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर। सही, वो फ्लो ऑफ वाटर क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है। और डिमांड जब कम होती है तो पावर हाउस से रिजेक्ट होके इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और स्टेडी लोड कंडीशन में इसका लेवल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। टरबाइन के बारे में सबको पता है, टरबाइन क्या करता है कि वही जो अब क्या आपके पास सर्ज टैंक है, सर्ज टैंक ने एक्सेलरेट किया वाटर फ्लो को, अब वो फ्लो वाटर आपके जैसे ही टरबाइन के ब्लेड्स को हिट करेगा। और टरबाइन की टाइप हम पढ़ चुके हैं, इसलिए पहले मैंने टरबाइन की टाइप्स पढ़ा दी ताकि ये स्लाइड बहुत ही ईजी हो जाए। असल में ये न्यूमेरिकल स्लाइड्स थी, तो इनमें हमने बस थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए सब चीजें रखी हुई हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो यानी जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी हम पढ़ चुके हैं। टरबाइन की टाइप्स रिस्पेक्ट टू हेड एंड फ्लो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। टरबाइन का बेसिक पर्पस क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी जो वाटर के थ्रू आ रही होती है आपके पास, ठीक है, तो वो जब उसका हाइड्रोलिक शाफ्ट पे जाती है तो वो शाफ्ट आपकी रोटेट होना शुरू होती है, तो वो क्या करता है, उस काइनेटिक एनर्जी को वाटर की किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर उसके बाद गियर बॉक्सेस लगे होते हैं, शाफ्ट होती है आपके पास, लिंक्स होते हैं, वो लिंक लॉसेस वगैरह कन्वर्ट होने के बाद वो फिर जो पावर, मैकेनिकल पावर है, वो आपकी जनरेटर शाफ्ट पे ट्रांसफर हो जाती है। सही है। और फिर वो जनरेटर क्या करता है, जो अल्टरनेटर होता है, बेसिकली अल्टरनेटर हम बोलते हैं, क्योंकि इसकी रेटिंग डिपेंड कर रही होती है टरबाइन पे, तभी इसकी रेटिंग अल्टरनेटर की किलोवाट में होती है। तो हम क्या करते हैं, फिर जैसे ही अल्टरनेटर रिसीव करता है उस मैकेनिकल पावर को, तो वो उस मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल पावर में। ठीक है, विद सम कन्वर्जन लॉसेस वगैरह, वो मैंने बता दिया, आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। सही है। टरबाइन्स के दो टाइप्स, इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, हम डिटेल में देख चुके हैं, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। जनरेटर शाफ्ट वगैरह, जनरेटर मैंने बताया, जनरेटर शाफ्ट जैसे आपके पास वो पावर ट्रांसफर होती है फ्रॉम द टरबाइन शाफ्ट, तो फिर क्या होता है, वो जनरेटर आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देता है। सही है। पावर हाउस क्या है, पावर हाउस में दो स्ट्रक्चर होते हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर बॉटम पार्ट में आपके पास मेन मशीनरी होती है, जो टरबाइन हो गया, आपके जनरेटर्स हो गए। सुपर स्ट्रक्चर में होता है आपके पास जो अपर पार्ट होता है, उसमें आपके पास मेन कंट्रोल पैनल्स वगैरह और जितनी इस तरह की चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब लगे होते हैं इसमें। लिखा हुआ है सब स्ट्रक्चर कैन बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक, इंटीग्रल पार्ट होते हैं, यानी इसमें आपके पास टरबाइंस और जितने नेसेसरी इक्विपमेंट्स जो होते हैं आपके पास, यानी जो आपके पास जो इंटेक स्ट्रक्चर वगैरह सब आपके पास सब स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज होती हैं आपके पास। ठीक है। जनरेटर आपका ग्राउंड फ्लोर में होता है विद टरबाइन। ठीक है। तो इसकी विजिबिलिटी के लिए हम सुपर स्ट्रक्चर में क्या लगाते थे, कंट्रोल पैनल्स लगाते थे, कंट्रोल पैनल्स या कंट्रोल रूम्स लगाते थे, कंट्रोल रूम्स की बात कर रहा हूँ। सही है। तो ये भी समझ आ गया होगा। ड्राफ्ट ट्यूब्स, अब आउटलेट आए टरबाइन का, वो किसके थ्रू जाएगा, वो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू टेल रेस पे चला जाएगा टेल। अच्छा, पेनस्टॉक क्या करता है, वो बढ़ाता है वेलोसिटी को, वाटर की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। ये क्या करेगा, वाटर की वेलोसिटी को डिक्रीज करके टेल रेस पे भेज देगा। ठीक है। उस पे एक गेट लगा होता है, वो जो कि आपके पास मेंटेनेंस के टाइम पे क्या होता है, लूज होता है। सही हो गया। अच्छा, अब टेल रेस क्या होती है, टेल रेस में बेसिकली वो जो ड्राफ्ट ट्यूब से आपके पास टरबाइन के आउटलेट से वाटर आता है, वो आपका टेल रेस के थ्रू वापस स्टीम में रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, स्टीम में चला जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हाइड्रो प्लांट की कंस्ट्रक्शन के वक्त ये देखा जाता है कि पावर हाउस जो है वो टेल रेस के, यानी जो स्ट्रीम है, जो वाटर स्ट्रीम है, उसके नियर हो। क्या हो, तो पावर हाउस जो वो स्ट्रीम के, वाटर स्ट्रीम के क्या हो, करीब हो। अगर दूर होगी तो हमें चैनल्स बनाने होंगे उस वाटर को रिजेक्ट करने के लिए, और जितने ज्यादा चैनल्स होंगे उनमें फिर एनर्जी लॉसेस बढ़ जाएंगे, यानी ये आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कैविटेशंस आना शुरू हो जाएंगी, उसमें वेपर्स आना शुरू हो जाएंगे, वेपर बबल्स बोलते हैं इनको, कैविटेशंस को। तो वो क्या करते हैं, वो फिर आपके टरबाइन के ब्लेड्स को खराब करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एनर्जी लॉसेस होते हैं, तो आपकी रिकवरी नहीं हो पाती वाटर की, रिसाइकल सही से नहीं हो पाता। इसलिए देखा जाता है कि पावर हाउस जो है ना, वो उस स्ट्रीम के करीब हो।
ठीक है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, टेल रेस इज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द ड्राफ्ट ट्यूब टू द स्ट्रीम। ठीक है, इसलिए इट इज रिकमेंडेड द पावर हाउस मस्ट बी लोकेटेड नियर टू द स्ट्रीम। अगर फार होगा, दूर होगा, तो हमें चैनल्स बनाने होंगे इस वाटर को स्ट्रीम में भेजने के लिए, और जितने ज्यादा चैनल्स आपके लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, उसी तरह आपके पास एफिशिएंसीज जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। सही है, ये आपके पास टेल रेस हो गया। अब देखिए पावर स्टेशन है ना, पावर स्टेशन इस स्ट्रीम के करीब है। अगर दूर होगा, यानी आपने डिजाइनिंग इस तरह की, आपने पेन स्ट्रोक कम कर दी, लेकिन अब क्या हुआ, टेल रेस का डिस्टेंस बढ़ गया, तो आपको यानी टरबाइन के केस में अलग से एक पेन स्ट्रोक लगाना होगा जो कि टेल रेस पे वाटर को भेज रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि आपके पास लॉसेस आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है। अच्छा, वर्किंग वही है, इसकी एनर्जी आपकी वाटर में स्टोर हुई, वाटर की आपकी क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर इन वाटर है, और उस स्टोर की हुई एनर्जी को हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। सिंपल मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है कि इसमें वाटर की एनर्जी यूज होती है, वाटर जो फ्लो करता है इसकी काइनेटिक एनर्जी यूज होती है। एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी था, वो फिर उसके थ्रू क्या होता है, टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट होते हैं, और फिर जैसे वो रोटेट होते हैं वो जनरेटर शाफ्ट पे पावर ट्रांसफर करते हैं, वो मैकेनिकल पावर पे एट द एंड आपकी अल्टरनेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे ये पॉइंट लिखे हुए, ये कुछ एडवांटेज है, ये सेल्फ स्टडीज है। जो सेल्फ स्टडीज वाले हैं वो आप कुछ देख लीजिएगा कि डैम हम कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, हिली एरियाज में करते हैं, ऐसी एरियाज में करते हैं जहाँ पे जो सीजनल जो सॉरी रेनफॉल प्रोफाइल जो हो बेहतर हो। ठीक है, ड्राई सीजन ना हो, रन ऑफ रिवर हो। ठीक है, तो और वाटर आपका कांस्टेंट हो, क्योंकि इसमें वाटर ही एज अ फ्यूल यूज होता है, इसमें आपकी कंबशन नहीं होती। ठीक है, इसमें फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं होते, इसमें कार्बन एमिशंस है ही नहीं। ठीक है, इट ओनली रिक्वायर्स द वाटर हेड विच इज अवेलेबल नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स। अब कुछ फॉर्मूलाज देख रहे थे, फिर इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा था थ्योरी का सेक्शन, थोड़ा सा मैंने कहा कि थ्योरी भी रिवाइज करा देनी चाहिए, अच्छा हो जाएगा। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल हाइड्रो की न्यूमेरिकल बेसिस पे। ठीक है, तो पावर का सिंपल फॉर्मूला, ये पावर जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर है, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी वाला पार्ट इंक्लूड है। जिस तरह हमने ब्रांच लिमिट पढ़ी थी और फिर हमने इसको कोफिशिएंट ऑफ पावर से मल्टीप्लाई किया था इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकालने के लिए, ये याद है विंड टरबाइन में हमने सब काम किए थे, तो वो लेक्चर्स अपलोडेड है, वहां पर देख लीजिएगा। तो उसमें भी लिमिट होती थी, इसमें भी ये है कि पावर के फॉर्मूलाज हैं। उसमें फॉर्मूला था आपके पास हाफ रो एवी क्यू, इसमें फॉर्मूला पावर का ये फॉर्मूला है, लेकिन वो पावर जो थी वो विंड पावर थी। ये जो पावर है ये इलेक्ट्रिकल पावर इसलिए है क्योंकि इसमें आपके पास हेड और एफिशिएंसी दोनों इनकॉर्पोरेटेड है, एकोमोडेटेड है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। अच्छा, यहाँ पर ना असल चीज जो हम निकाल रहे होंगे पावर और क्यू, हेड गिवन होता है, मोस्टली एफिशिएंसी भी गिवन होगी, और 1000 डिवाइड तो हम करते ही हैं, ये भी आपको पता होगा। 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई तो सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, क्योंकि डेंसिटी जो वाटर की है वो 9.81 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो ये काम तो हमें करना ही करना है। सही। अच्छा, अब आते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ। अब इस न्यूमेरिकल में क्या है, इस न्यूमेरिकल में ये है, नहीं ये कुछ गलती हुई है यहाँ पर, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि हम ग्रेविटेशनल जो स्पीड होती है ना, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी वाटर आपका फ्लो कर रहा है, तो वो स्पीड होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल स्पीड सबको याद होगी, ये वो है। यहाँ असल में जो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ना, ये 1000 है। सही है, एक मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम मास होता है। एक मीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर में जो इसका मास जो होता है वो 1000 किलोग्राम होता है। ये आपको कन्वर्जन याद करनी होगी। सही है, तो बहुत सिंपल है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करना क्या है, सबसे पहले दो काम आपको करने हैं।
सबसे पहले तो आपको निकालना है वेट न्यूटन में। कैसे निकालेंगे? निकालेंगे इस तरह कि हम इसको, जो आपके पास मीटर क्यूब गिवन है, आपके पास जो वॉल्यूम आपको हमेशा, अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन इज सप्लाइड फ्रॉम अ रिजर्वायर ऑफ कैपेसिटी दिस। हेड अभी छोड़ दें आप, हेड क्या गिवन है, एफिशिएंसी, हेड एफिशिएंसी अभी आप बोल रहे हैं। तो अब हमें सबसे पहले तो क्या करना है, यानी हमें देखा जाए टेक्निकली ये जो वॉल्यूम गिवन है ये हमें गिवन है क्यू, क्योंकि क्यू जो है ये मीटर क्यूब पर सेकंड है, फ्लो रेट है ना। तो ये समझ लें ये हमें क्यू गिवन है, इसको आप वॉल्यूम का नाम देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये मीटर क्यूब भी गिवन है तो ये वॉल्यूम है। असल में ये वॉल्यूम भी है, ये फ्लो रेट भी है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वॉल्यूम भी है और ये फ्लो रेट भी है। अगर मैं यहाँ मीटर क्यूब पर सेकंड लगा दूं तो ये फ्लो रेट हो जाएगा क्यू, लेकिन हम इसको क्यू की जगह ही यूज कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इस क्वेश्चन में मीटर क्यूब पर सेकंड मेंशन नहीं था, मीटर क्यूब पर सेकंड मेंशन नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ मीटर क्यूब पर सेकंड लिखा होगा तो वो फ्लो रेट होगा, लेकिन इस केस में फ्लो रेट क्या है, वॉल्यूम है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। डेंसिटी जो होगी 1000, ये आप बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना आपने, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर सही है तो अब खुद देखें, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब खुद देखें आप, मैं इस मीटर क्यूब को, ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम है, सब मेरा बात कर सकते, देखें मीटर क्यूब में क्या है, वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आंसर किस में आया, किलोग्राम में आया। सही, क्योंकि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, किलोग्राम आ गया। सही है, कुछ ये 9.81 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर 1000 आएगा, ये ध्यान में रखिए बस। अब 9.81 क्या, ये स्पीड है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम पर मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम ये जो है, इसको मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 9.81। 9.81 ये ग्रेविटेशनल स्पीड है, ये आपको इससे मल्टीप्लाई करना ही करना है, करना ही करना है आपको, ठीक है। तो अब दो चीजें यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई है वेट निकालने, तीन चीजें यहाँ मल्टीप्लाई वेट निकालने के लिए, कौन कौन कॉल करवाएगा। सबसे पहले तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपका फ्लो रेट भी हो सकता था अगर यहाँ पर लिखा होता मीटर क्यूब पर सेकंड, लेकिन यहाँ मीटर क्यूब था, हमने वॉल्यूम कंसीडर कर लिया इसको। दूसरी चीज क्या मल्टीप्लाई हुई है, डेंसिटी, 1000, हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, किलोग्राम आ गया। मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना, ये होता है 1 न्यूटन। तो क्या आ गया आंसर, न्यूटन में आ गया। यहाँ पर कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई हुई, लेकिन आप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब ये सेम चीज आई आपके पास, ये सेम चीज आई आपके पास, अब ये बर्डन आ गया, ये आपका वो समझ, बर्डन वेट आ गया, वेट। अब इसको यूज करते हुए हम निकालेंगे एक्चुअल एनर्जी यूनिट्स जनरेटेड, यानी एक्चुअल एनर्जी जो अवेलेबल है वो निकालेंगे। इसके लिए दो चीज मल्टीप्लाई करनी है, बस कुछ भी नहीं करना, हेड और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करते हैं, हेड और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं हेड और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वॉट सेकंड आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, वॉट सेकंड आ जाएंगे, और ये वॉट सेकंड बराबर होते हैं 1 जूल के। अब मुझे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, सबको पता है, ये सब आप गूगल कर लें, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करवा दिया, पहले ये न्यूमरेटर, अब ये बहुत आसान लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में पूरी ये वाली टर्म लिखी, और मुझे एनर्जी इन किलोवाट आवर चाहिए, तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया। अब ये तो बहुत सिंपल है, सेकंड्स है, तो 3600 सेकंड्स हो गए आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 क्यों करते हैं, क्योंकि किलो में कन्वर्ट करना है। आवर में कन्वर्ट करने के लिए एक आवर में कितने 3600 सेकंड्स हुए, डिवाइड करवाया 3600 सेकंड से, मल्टीप्लाई करते 1000 से। या ये नहीं, इस तरह याद नहीं रखना, आपको नहीं रखना आ रहा तो आप सिंपल, आपको ये ध्यान होना चाहिए, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंशियल जूल्स, ठीक है, सही है। तो आप ये ध्यान में रखिए, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले काम क्या करना है, हमें वर्डन निकालना है। ये इसलिए इस क्वेश्चन में क्लियर कर रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अभी क्लियर हो जाए ज्यादा बेहतर है। दो काम से, या तो आप डायरेक्ट निकाल लें पावर आउटपुट, मर्जी आपकी, एफिशिएंसी और हेड दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करना है, सबसे पहले निकलेगा वेट। वेट के लिए आपको चाहिए मास,
तो मास के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम यूज करना है और डेंसिटी यूज करनी है। आपको सबको पता है अगर मुझे किसी चीज का मास निकालना है तो अगर वॉल्यूम डेंसिटी गिवन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिल जाता है, मास मिल जाता है। सही कह रहा हूँ, तो वही काम किया यहाँ पर। ये mg ही है, w सबको पता है वेट इज इक्वल टू mg होता है। अरे ये देखें सिंपल में बता देता हूँ, w इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, w इज इक्वल टू mg होता है, सबको पता है। m हमें निकालना है, m कैसे निकालना है, m के लिए हमने क्या किया, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया डेंसिटी के साथ। तो वॉल्यूम क्या था, मीटर क्यूब मल्टीप्लाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम आ गया। फिर g से मल्टीप्लाई किया, g क्या है, ग्रेविटेशनल स्पीड है 9.81, ग्रेविटेशनल स्पीड होती है ना वेलोसिटी, इससे मल्टीप्लाई किया, मिल गया वेट, मिल गया। वेट मिलने के बाद आपने क्या किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया, आपको पावर मिल गई। फिर डिवाइड करवा दिया आपने इसको 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, किलोवाट आवर मिल जाएगा। सही, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इट हैज बीन एस्टिमेटेड मिनिमम रन ऑफ अप्रोक्सीमेटली इतना, यानी इस केस में हमें, अब देखें उस केस में क्या था, वॉल्यूम था क्योंकि क्यूबिक मीटर था, लेकिन इस केस में फ्लो रेट होगा, क्यों, क्योंकि क्यूबिक मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, हेड भी गिवन है। सही, तो ये तो हाँ, तो ये बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले काम मैंने बताया था mg, w इज इक्वल टू mg। m के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी के साथ, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 1000 से, वेट आ गया। ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसमें थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन आप एक ही फॉर्मेट फॉलो करें। आप पहले 94 जो आपने मल्टीप्लाई किया 1000 से, इसको मालूम करने के बाद आप मल्टीप्लाई करते हैं 9.81 से, वेट पता चल जाएगा, फिर हेड और एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। सही, तो सिंपल ये काम इसमें आपको करते हैं, सिंपल यही काम किया हुआ है। ये थोड़ा सा लेंथी वे में किया हुआ है, आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, अच्छा, अब क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द एवरेज पावर इन किलोवाट दैट कैन बी जनरेटेड इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फ्रॉम अ डेटा। क्या क्या गिवन है, देखिए आपको एरिया गिवन है, मीन हेड गिवन, ये वो हेड, सॉरी मीन हेड गिवन है, सही। एनुअल रेनफॉल हमें गिवन है मीटर में। सबसे पहले तो आप इसमें, अच्छा इसमें वॉल्यूम में नहीं पता, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, वॉल्यूम निकाल लें। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये है, सबसे पहले तो आपने वॉल्यूम निकाल लिया, ये आपका वॉल्यूम आ गया। सही, मैंने क्या किया था, W इज इक्वल टू mg, मैंने कहा एक ही फॉर्मेट आप फॉलो करें, वेट निकालें फिर आप पावर आउटपुट निकालें। W इज इक्वल mg किया, mg के लिए मैंने क्या किया, इसको मास में कन्वर्ट किया, इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, डेंसिटी से, ये डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी है, मल्टीप्लाई किया 9.81 से, ये वेट आ गया, न्यूटन में होता है ये वेट, किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन होता है। फिर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मालूम कर लिया, उसके लिए हेड 30 मीटर का हेड गिवन था और 0.7 एफिशिएंसी गिवन है। डिवाइड किया 1000 से, क्यों, क्योंकि किलो में मालूम करना है। 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3600, ये क्यों किया, ये आप लोगों को पता होगा, एनुअल है, एनुअल को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब दूसरे केस में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आई थिंक लोड फैक्टर पूछ रहा है, तो लोड फैक्टर निकालने के लिए क्या किया यहाँ पर मैंने, नहीं सॉरी, लोड फैक्टर गिवन था, सॉरी, सेकंड वाले पार्ट में क्या है मैं देख लेता हूँ। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, हमें लोड फैक्टर गिवन है, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द जनरेटर, तो व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द जनरेटर निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या पता है, जो पावर आउटपुट है वो पता है, यहाँ से आप क्या निकाल लें, मैक्सिमम डिमांड निकाल लें, यानी जो आपकी जनरेटर की रेटिंग है वो आप निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे, दोबारा इधर आते हैं। सही, ये एवरेज पावर हो गई, ये लोड फैक्टर फॉर्मूला ही होता है ना, एवरेज पावर डिवाइड बाय जो आपकी डिमांड होती है, रेटिंग होती है। तो हमने क्या किया, लोड फैक्टर जो कि हमें पता था, तो हम इसको यहाँ ले गए और रेटिंग हमने यहाँ से निकाली। एवरेज पावर हम निकाल चुके हैं पिछले वाले पार्ट में, ये ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया 0.4 से, तो ये इतनी किलोवाट आ गया। ये वहां पर सॉल्व नहीं था, इसलिए मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक है,
ये सेम काम यहाँ पर हुआ है। बस अब आपको दो चीजें मैंने बताई, क्या बताई? सबसे पहले तो आपको निकालना है वर्क डन। वर्क डन के लिए आपको एमजी बताना चाहिए, जी आपको 9.81 याद होगा। मास के लिए आप क्या करेंगे? वॉल्यूम, जैसे यहाँ पर फ्लो रेट गिवन था या फ्लो रेट, यहाँ वॉल्यूम पता नहीं था तो हमने यहाँ वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम को फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया, उस वॉल्यूम को फिर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये सही सॉल्व नहीं हुआ था, ये बिल्कुल ही इसमें कंफ्यूजन हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा दिया। सही है, ये आया आपके पास, तो ये आ गया। उसके बाद आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। क्यों? क्योंकि वेट इक्वल mg है, m में आपको मास के लिए वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी के साथ। ठीक है, मैं इसके बार बार कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। ये सेम काम यहाँ किया, पहले हमने वॉल्यूम मालूम किया और फिर हमने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, 9.81 से मल्टीप्लाई किया ताकि न्यूटन आ जाए, न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर लें, आप इसको पावर में कन्वर्ट कर लें। सही, अब ये है, अब फैक्ट्री है नियर बाय, अब वाटरफॉल। अब यहाँ पर अलग अलग फ्लो रेट आपको गिवन है। हेड आपको सबका पता है 25 मीटर है, हेड क्या सेम है 25 मीटर। सही, अब यहाँ पर दो केसेस है, ये आपको हेड गिवन है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है 4 मंथ के लिए, जो हेड होता है आपका 10 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, 6 मीटर क्यूब पर सेकंड फॉर 2 मंथ एंड 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड फॉर 6 मंथ। अब ये रन ऑफ रिवर की टाइप है, लेकिन इसमें कोई भी स्टोरेज यूज नहीं हो रही है, तो हमें स्टैंड बाय कैपेसिटी निकालनी है। क्योंकि स्टोरेज नहीं है तो पावर फ्लक्चुएशन मैंने बताया था होती है, तो इसके लिए हम लगाते हैं स्टैंड बाय यूनिट्स। ओवरऑल एफिशिएंसी में पता है। सबसे पहला काम, अलग अलग फ्लो रेट पे क्या निकालने हैं आप? अच्छा, कंटिन्यूस जो रिक्वायर्ड पावर है वो इतनी है। अब हमें देखना है कि अब कितनी हमने इंस्टॉल कैपेसिटी की और कितने हमें स्टैंड बाय चाहिए होंगे। स्टैंड बाय चाहिए होंगे या नहीं, ये हमें देखना होगा। सही है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वाटर डिस्चार्ज दे दिया। सही, 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब उसको समझेगा, मैंने आपको क्या बताया था, ये मीटर क्यूब होता है। मास के लिए हम क्या करते हैं, वेट के लिए हमें mg चाहिए, मास के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर 9.81 क्या है, ये 9.81 न्यूटन नहीं है, 9.81 मीटर क्यूब पर सेकंड है। ओ सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, जो आपके पास वेलोसिटी होती है। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड जो है वो आपके पास फ्लो रेट है। ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है, 9.81, ये वेलोसिटी है आपके पास। ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिलेगा न्यूटन, और फिर आप पावर डेवलप निकालें। तो हायरार्की क्या बनाई आपने, जैसे यहाँ पर हुई हुई थी क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करना है, वेट और देन पावर। पहले वेट mg करके, m के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9.81। वही काम यहाँ पर होगा। सही, ठीक है, क्या किया, पहले जो फ्लो रेट था, जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम है, उसको मल्टीप्लाई किया 1000 से डेंसिटी के साथ। क्या है आपका आंसर, न्यूटन में। और फिर आपने इसको हेड और एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। हेड भी गिवन है और एफिशिएंसी भी गिवन है 0.8। ये रहा। सही, दूसरे वाले केस में क्या है, आपके पास 6 मीटर। अच्छा, ये जो हुआ है ना काम, इसको छोड़ दें, ये बुक की एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व हुई है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको। ये डिवाइड, ये जो मल्टीप्लाई बाय 6/10 लिखा हुआ है, ये 6/10 तो सही लिखा हुआ है, तो 6 मीटर के ऊपर सेकंड है। 10 से डिवाइड जो हुआ है ना, इसको आप छोड़ दें फिलहाल। आपने करना कुछ भी नहीं है, ये आपके पास आ गया पहला किलोवाट आवर। सेम वही फॉर्मेट आपने इस 6 के लिए फॉलो करना है। यानी यहाँ क्या करना है मैं बताता हूँ। आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर में आपने जैसे कि लेट्स सपोज 10 और 1000 पहले मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, यानी 6 मल्टीप्लाई 1000 हो गया। सही है, और फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, 9.8 से, 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। और फिर आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हेड से 25, और फिर एफिशिएंसी 0.8। क्या है आपके पास, 0.8 सॉरी, ये आ जाएगा 1177.2 किलोवाट। ये बहुत इजी है, ये छोड़ देगा, ये जो लिखा हुआ नहीं, सेम वही फॉर्मेट फॉलो कीजिए जो यहाँ पर हुआ। सही है, इसी तरह जब 1.5 मीटर क्यूब का जब डिस्चार्ज है तो कैसे निकालेंगे, ये छोड़ दें। ये इस वाले एक तरीका तो ये भी है कि आप उसी किलोवाट को ये मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, डिवाइड कर दें 10 से। ये एक फॉर्मूला भी है, लेकिन ये याद करना मुश्किल हो जाएगा कि डिवाइड बाय 10 करना नहीं करना। एक तरीका ये भी है जो यहाँ लिखा हुआ है,
देखिए आसान तरीका क्या है कि आपने कैलकुलेटर में पहले से वैल्यू इंसर्ट की हुई होगी, तो आपको 6 को, इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, वो 6 को आप चेंज करके 1.5 कर दें, आपको पावर पता चल जाएगी, जो कि 294 किलोवाट मेरे कैलकुलेटर में आ गई है। सही, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया आपके विदाउट पॉइंटिंग। अच्छा, अब तीनों में देखिए, तीनों में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा किलोवाट इसमें, जिसमें फ्लो रेट 10 था, तो इसका मतलब इसमें इसके हिसाब से तो अगर 10 मीटर क्यूब पर सेकंड का अगर मैं रखूंगा फ्लो रेट, तब तो मेरी डिमांड आराम से पूरी हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम है और अभी भी सप्लाई मेरे पास बहुत ज्यादा है। इसमें भी पूरी, इसमें मुझे रिजर्व स्टैंड बाय लगाने होंगे, तो कैसे निकालूंगा स्टैंड बाय के लिए? 400 माइनस 294, तो इतने स्टैंड बाय मुझे यूनिट्स लगाने होंगे किस डिस्चार्ज के केस में? 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड के केस में, ठीक है। अच्छा, विथ रिजर्वायर हम क्या करते हैं, पहले हम एवरेज जनरेशन निकाल लेंगे, तो एवरेज डिस्चार्ज निकालेंगे। एवरेज डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं? जो तीनों फ्लो रेट गिवन है ना, अब इसको आप इसका एवरेज ले लेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, एवरेज हो गया ना मंथ्स का, एक साल में 12 महीने, तो एवरेज हो गया, एवरेज फ्लो रेट हो गया। अब इसकी पावर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 1962 आपने रेफरेंस ली हुई थी ना, अब ये छोड़ दें, ये स्टेप छोड़ दें आप, ये स्टेप छोड़ दें। सिंपल आपने कैलकुलेटर में वैल्यू रखी होगी जहाँ में आपने 1.5 डाला होगा, सिंपल वही फॉर्मेट फॉलो करें। यहाँ पहले 10 आया था, अब यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा? 5.08 आ जाएगा, 5.08 मल्टीप्लाई 1000, फिर मल्टीप्लाई बाय हेड मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, तो आपको पता चलेगी 996 पॉइंट, मेरे पास आंसर आ रहा है 996.69, हाँ सही, 996.7 किलोवाट एक ही बार, ठीक है। यहाँ पर पावर जो आपकी प्रोड्यूस हुई है इस विद पॉन्डेज के साथ, वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई, तो आपको यहाँ पर एक्सेस पावर निकालने के लिए -400 है। सही, आसान है, सिंपल है। अच्छा, अब ये भी बहुत आसान है, इसमें हमें फ्लो रेट निकालना है। पहले वाले केस में हमें वाटर डिस्चार्ज जो रिवर से में हो रहा है वो हमें निकालना है, मीटर क्यूब पर सेकंड, बहुत आसान है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें उस फॉर्मूले में जो पावर का फॉर्मूला था, ये वाला जो हमने यहाँ देखा था, ये वाला कहाँ गया आपका, ये वाला, इसमें पावर तो हमें पता होनी चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे? हमें फ्लो रेट निकालना है, सही। तो फ्लो रेट के लिए आप सबसे पहले तो निकाल लें यूनिट्स कितने जनरेट, तो यूनिट्स जनरेट के लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर है, फिर पावर फैक्टर है, लोड फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय ये जो आपके पास हो रही है जनरेशन, ये फॉर दी कितनी 1 वीक के लिए, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपने यूनिट जनरेट निकाल देते, सही है। अब क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फ्लो रेट निकालना है, तो फ्लो रेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वो आप सबको याद हो गया होगा, फ्लो रेट के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, पहला केस क्या होता है? वर्क डन निकालते हैं, फॉर्मूला पावर का क्या, ये तो हमने यूनिट जनरेटेड निकाल लिया ना, सिंपल, ठीक है। अब हमें करना क्या है? ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 नेम दे दिया, कोई मसला वाली बात नहीं है। अब हमें क्यू निकालना है, तो हम क्यू के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो वर्क डन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम तो है नहीं, तो सिंपल 1000 मल्टीप्लाई 9.81 हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई क्यू, अब क्यू तो पता ही नहीं है, तो वर्क डन आपका ये हो गया न्यूटन्स में। फिर एवरेज पावर के लिए हम हेड और एफिशिएंसी, हेड एफिशिएंसी गिवन है, हेड भी गिवन है, एफिशिएंसी भी गिवन है, सही, ये किलोवाट आ गया। अब इसको हम क्या कर देंगे? किस में कन्वर्ट कर देंगे? किलोवाट आवर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 168 है। 168 का मतलब क्या है? 24 मल्टीप्लाई 7, 168, ये आ जाएगा। फिर आप यहाँ से क्या करें? किलोवाट आवर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी, दोनों कंपेयर करवा के आप क्या निकाल लें? क्यू निकाल लें, सही, सिंपल हो गया। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या आपको एक और तरीका ये भी मैं बता देता हूँ, आप ये एनर्जी निकाले नहीं, यूनिट्स जनरेटेड आप निकाले नहीं, आप मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई लोड फैक्टर कर लें, लेकिन वो मेथड सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल इन वीक्स लेते हैं, लेकिन फिर भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे 24 मल्टीप्लाई 7 कैंसिल आउट ही हो रहा है अगर देखा जाए तो। लेकिन आप ये मेथड फॉलो करें, ज्यादा बेहतर है। क्या निकालेंगे? यूनिट्स जनरेटेड, कैसे? मैक्सिमम डिमांड जो आपके पास है कितनी है? ये रही 10 एक्सपोनेंट 3 किलोवाट में रखते हैं। अच्छा, ये किलोवाट में रखेंगे हम, किलोवाट में, ये इसलिए हमने इसको एक्सपोनेंट 3 किया हुआ है,
कोई 10 में मत रख देगा, क्योंकि हम यूनिट्स जनरेटेड निकालेंगे वो किलोवाट आवर में निकालेंगे, इसमें निकालेंगे किलोवाट आवर में। इसमें आया, फिर बटन निकाला हमने 9.20 मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर मल्टीप्लाई हेड मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, इसमें आ गया वॉट में आ गया, और ये हो गया किलोवाट। अब आवर के लिए मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, अब कंपेयर करवा दे क्यों निकाल गया। अब दूसरे वाले में क्या कहना है कि अगर वाटर डिस्चार्ज आपको 20 मीटर के ऊपर सेकंड, अब आप निकालो लोड फैक्टर के अंदर कितना लोड फैक्टर सप्लाई हुआ, तो बहुत आसान है, फ्लो रेट हमें पता चल गया। अब ये इक्वेशन मैं पहले से बना चुका हूँ, तो मैं इसका मतलब पावर आउटपुट निकालना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, यहाँ मैं सिंपल क्यू पुट कर दूंगा, सही, तो 156.96 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया किलोवाट में पावर, क्या आई 3139.2 किलोवाट, सही। अच्छा, यूनिट्स, अब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है 1 डे, अ डे, तो अ डे के लिए मैं मल्टीप्लाई 24 आवर कर दूंगा, ये आ गया, डिवाइड बाय, ये गलत लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंट 4 नहीं है, ये मैक्सिमम डिमांड है आपके पास 10 एक्सपोनेंट 3, आप 10 एक्सपोनेंट 3 से इसको डिवाइड कर दें, यानी आपके पास जो यूनिट्स आ रहे हैं ना 75341 डिवाइड बाय 10 एक्सपोनेंट 3 किलोवाट में, और मल्टीप्लाई बाय आपका 24, ठीक है, तो 0.313 मेरे पास आ रहा है, मल्टीप्लाई 100 31.4, इस तरह का। 24 से क्यों किया उस केस में हमने 24 मल्टीप्लाई 7 क्यों किया, क्योंकि वहां पर वीक डेटा था, पार्ट 1 में हमें वीक वाइज देखना है, तो यहाँ पर जो डेटा गिवन था वो आपका गिवन था वीक के हिसाब से गिवन था, ठीक है, कंसीडर, हाँ, ये हमने असल में बेसिकली यहाँ पर ना चूंकि मेंशन नहीं था कि वीक है या डे के हिसाब से देखेंगे एनुअल है, तो यहाँ पर कंसिडरेशन की गई है कि एक वीक की हमने बात की है, क्योंकि 1 वीक से कम हम ले नहीं सकते, क्योंकि दूसरे वाले पार्ट में ना या तो हो सकता है कि 1 डे के हिसाब से काम कर लें या हम एनुअली काम कर लें, सही है, ये आपकी मर्जी है, मेंशन कर देगा। अगर तो मेंशन नहीं है कि 1 वीक के हिसाब से हमें निकालना है यूनिट्स जनरेटेड, यानी जो फ्लो रेट हमें 1 वीक के हिसाब से निकालना है, या एनुअल फ्लो रेट निकालना है, या आपको पर डे फ्लो रेट निकालना है, तो फिर आप कंसीडर कर लें 1 वीक के साथ, यानी इंटरमीडिएट चॉइस रखें डेज और एनुअल में, यानी वीक वाइज चलते, ये काम यहाँ पर हुआ है, सही है, तो ऐसा है, ठीक है। अच्छा, इस केस में पर्टिकुलरली मेंशन था ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक 1 डे की बात हो रही थी, इसलिए फिर हमने क्या किया इस केस में, जब हमने पावर आउटपुट निकाली थी क्यू के साथ, तो क्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया था और फिर मल्टीप्लाई कर दिया था 24 के साथ, ठीक है, तो ये तो सही। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 6 में द एनुअल पावर ड्यूरेशन कर्व फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन शोज दैट इतने किलोवाट आवर आपके जनरेट हुए, ठीक है। अब हमें ये हमारी कैन बी ऑब्टेन ड्यूरिंग द ईयर, यदि हमारी एस्टिमेशन है कि इतनी हमारी किलोवाट आवर हमारे ऑब्टेन होने चाहिए एनुअली, सही है। अच्छा, एनुअल लोड फैक्टर हमें पता है, तो एनुअली बात हो रही है तो एनुअल लोड फैक्टर हमें पता है। अब हम क्या निकालेंगे सबसे पहले तो, अच्छा, इसके अलावा हमें प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पता है, ये बहुत आसान है, ये हमने उसमें किया था जब हमने शुरू में लेक्चर कवर किए थे, तो उसमें भी हमने इस तरह की बात की थी। अब कैपेसिटी रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, एनुअली बात हो रही है तो 8760 तो आपको टर्म याद हो जानी चाहिए, क्या करेंगे यूनिट्स जनरेटेड डिवाइड बाय लोड फैक्टर मल्टीप्लाई 8760, कैपेसिटी रिक्वायर्ड, यानी इतने एनुअली इतने यूनिट्स के लिए इतनी कैपेसिटी तो चाहिए मिनिमम। अब चूंकि हमें प्लांट कैपेसिटी फैक्टर गिवन है ये, अब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू एनर्जी जनरेटेड इन किलोवाट आवर डिवाइड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो हमें निकालनी रिजर्व कैपेसिटी, इसके लिए हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकाल लेते हैं। मुझे दो चीजें तो पता, आपको एक चीज तो पता होगा, या तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पता हो या इंस्टॉल कैपेसिटी बताओ। इस केस में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पता था, इसका मतलब हम रिजर्व कैपेसिटी के लिए हम निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी, क्योंकि रिजर्व कैपेसिटी कभी भी इंस्टॉल कैपेसिटी बगैर नहीं निकलती। अगर यहाँ पर डायरेक्टली गिवन होती तब तो माइनस करवा देते सिंपल आप, ठीक है, किससे, इसके साथ कैपेसिटी रिक्वायर्ड के साथ। इसको मैक्सिमम डिमांड भी कह सकते हैं, इसको आप मैक्सिमम डिमांड कहते हैं, वही लोड फैक्टर का फॉर्मूला ही है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एनर्जी
जनरेटेड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये कैपेसिटी रिक्वायर्ड आपकी मैक्सिमम डिमांड ही है। अब कैपेसिटी जो रिक्वायर्ड ये तो हो गया ना, अब हमें जो रिजर्व कैपेसिटी निकालनी है उसके लिए हमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पता होना बहुत, इसके लिए हमें निकालनी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। कैसे निकालनी है? कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला यूज किया, इसको वहां भेज दिया आपने, इसको हमने बाकी चीजें सब सेम एनुअल के हिसाब से, क्या चेंज हो गया ये आ गया, इसको इससे माइनस कर दिया, यानी इतनी हमारी रिजर्व कैपेसिटी होगी। सही, सिंपल हो गया। अच्छा, स्पेसिफिक स्पीड क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के टरबाइन्स को हम कंपेयर करवाने के लिए स्पेसिफिक स्पीड यूज करते हैं, n √ p डिवाइड बाय h की पावर 5.4। ठीक है, ये आपकी स्पेसिफिक स्पीड है। ये मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, हम इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन की एफिशिएंसीज को कंपेयर करते हैं। लिखा होगी the basis for comparison the characteristic of the hydro turbines is the specific speed। अब क्या मतलब है सब पता चलेगा, होल्ड ऑन, ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको छोड़ दें, नीचे थ्योरी लिखी, मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ। अब लेट्स सपोज ये पावर पुट की, मैंने हेड पुट किया, एंड क्या है मेरे पास एक्चुअल रोटेशनल स्पीड जो है मेरे पास टरबाइन की, वो एक्चुअल रोटेशनल स्पीड पावर, ठीक है। अच्छा, ये पावर जो होगी वो आपकी हॉर्स पावर होगी डिवाइड बाय हेड मीटर में, तो क्या होगी आपकी स्पेसिफिक स्पीड इक्वल टू एंड एक्चुअल रोटेशनल स्पीड पावर इन हॉर्स पावर डिवाइड बाय हेड। इसके थ्रू पता क्या चलेगा, अगर तो स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा है, अगर स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा है तो आपके पास टरबाइन का साइज जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट शायद निकाला हुआ था, नहीं ये यहाँ पर नहीं है, चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इसमें ये है, हमने अभी 3 तरीके के हेड देखे थे, सही है, टरबाइन के केस में पिछली वीडियो में, हाई हेड, लो हेड, मीडियम हेड और लो हेड। हाई हेड कहाँ था, जब हम पढ़ रहे थे पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन में क्या होता है, हाई हेड रिक्वायर होता है और फ्लो रेट कम चाहिए होता है। तो वहां पर जहां आपके पास, अब मैं इसको रिलेट करूंगा इस स्पेसिफिक स्पीड के साथ, तो उसको नोट कर लीजिए। स्पेसिफिक में क्या करते हैं हम तीनों, हम टरबाइन, डिफरेंट टरबाइन को कंपेयर करते हैं, सिंपल। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा बेहतर है, सही है, रेदर देन कि उसको इसकी डेफिनेशन समझाऊं, क्योंकि इससे के थ्रू टरबाइन कंपेयर होते हैं। तो लेट्स कंपेयर अ टरबाइन। 3 टरबाइन है, एक है कैप्लन, पेल्टन है, दूसरा फ्रांसिस है, तीसरा कैप्लन। पेल्टन के लिए चाहिए लो हेड और हाई हेड, सही, फ्रांसिस के चाहिए मीडियम हेड और कैप्लन के लिए चाहिए आपको लो हेड। अगर तो लो हेड है, किसके केस में, कैप्लन के केस में लो हेड चाहिए होता है, उसमें हम स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा रखते हैं, उसमें हम स्पेसिफिक स्पीड, यानी लो हेड के केस में, लो हेड का मतलब हाई फ्लो रेट, कैप्लन में ये होता है ना लो हेड और हाई फ्लो रेट, हमने ग्राफ के थ्रू समझा भी था, इसमें कैप्लन में। तो उस केस में स्पेसिफिक स्पीड आपकी क्या होगी, तो फ्लो रेट पे देखें, स्पेसिफिक स्पीड, फ्लो रेट ज्यादा है, स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका फायदा क्या होता है कि आपके पास टरबाइन का साइज रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड में बढ़ा दूं, अभी मैंने क्या बताया, अभी कैप्लन की बात कर रहा हूं, लो हेड हाई फ्लो रेट, यानी लो हेड हाई फ्लो रेट में जो टिपिकली स्पेसिफिक स्पीड जो निकाली जाती है वो ज्यादा होती है। कैप्लन में हमने स्पेसिफिक निकाली भी, कंपेयर भी की थी, निकाली नहीं थी, कंपेयर की थी। फिलहाल इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इसको टेक्निकली समझें। जब आपके पास लो हेड होता है और हाई फ्लो रेट होता है तो स्पेसिफिक स्पीड आपकी ज्यादा होती है। लो हेड हाई फ्लो रेट में स्पेसिफिक स्पीड आपकी ज्यादा होती है, क्यों, उसमें आपका टरबाइन का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा कम कर दूं, अगर मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं स्पेसिफिक स्पीड, यानी लो हेड हाई फ्लो रेट में
अगर मैंने ऑप्टिमल चॉइस नहीं रखी और स्पेसिफिक स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, ड्राफ्ट ट्यूब्स में वैक्यूम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे और एनर्जी लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे, यानी फिर आपका वाटर रिसाइकल नहीं हो पाएगा। अभी ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसको आगे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये समझ लें स्पेसिफिक स्पीड हम रखते हैं ऑप्टिमल चॉइस, यानी ऑप्टिमल डिसीजन लेते हैं स्पेसिफिक रखने के लिए। जैसे मैंने बताया कि कैपिटल केस में स्पेसिफिक स्पीड हम जनरली हाई रखते हैं। क्या रखते हैं? हाई रखते हैं। सही है, ठीक है। अगर तो स्पेसिफिक स्पीड में कम कर दूंगा तो फिर आपके टरबाइन मूव ही नहीं करेंगे, आपको ज्यादा बड़े जनरेटर लगाने पड़ जाएंगे। आज समझते हैं कहाँ स्पेसिफिक स्पीड कहाँ कम रिक्वायर होती है, इसको समझते हैं। देखें, बात सुने। होता यह है कि आपको पता है कि पेल्टन में हाई हेड चाहिए और फ्लो रेट कम होता है। फ्लो रेट पे देखते हैं स्पेसिफिक स्पीड आपकी कम रखी जाती है हाई हेड के केस में, जो कि आपका पेल्टन होता है। तो सही है, स्पेसिफिक स्पीड आपकी क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर दूं तो फिर आपके टरबाइन के ब्लेड रोटेट नहीं होंगे। बस इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन मैं कहूँ स्पेसिफिक स्पीड आपकी रखी जाती है टरबाइन को एफिशिएंटली मूव करवाने के लिए। अगर तो स्पेसिफिक स्पीड बहुत ज्यादा कर दूंगा तब भी मसला है, बहुत कम कर दूंगा टरबाइन रोटेट नहीं करेगा। बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। लिखा हुआ इट इज अ स्पीड एट विच द टरबाइन वुड रन। वही मैं बता रहा हूँ किस तरह आपके टरबाइन मूव करेंगे, वो स्पेसिफिक स्पीड पे डिपेंड करेगा। if the runner were reduced to a size which would develop 1 metric horsepower under 1 meter है, ठीक है। तो इसका साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा है, फिलहाल ये देखें, ये समझ लें। In general, the highest specific speed for a given head and horsepower output, ठीक है, द लोअर इज द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज ऑल। क्यों? टरबाइन का साइज कम हो जाता है। अगर मैं स्पेसिफिक स्पीड बहुत ज्यादा रखूंगा, बहुत ज्यादा नहीं मतलब हाई रखी हुई है, किस केस में? लो, देखिए लो हेड होगा ना, लो हेड आपके पास, उसमें टरबाइन छोटे लगते हैं, कॉस्ट कम लगती है। तो ये कहना है कि उस केस में स्पेसिफिक स्पीड आपकी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। तो ये इन कंक्लूजन थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जहां आपके पास हाई हेड होगा वहां स्पेसिफिक स्पीड आपकी क्या होगी? कम होगी। जहां लो हेड होगा वहां स्पेसिफिक स्पीड आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी फायदा क्या होगा इसका? कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम हो जाए, टरबाइन का साइज रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अनसर्टेनिटीज आना शुरू हो जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तब भी आपके पास टरबाइन की डायमेंशन प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होंगी, ठीक है। यानी आपके पास ड्राफ्ट ट्यूब में इतना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि आप क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से आपके पास वाटर आपका क्या होगा? फ्लो होगा उन ड्राफ्ट ट्यूब्स में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एनर्जी आपकी लॉस होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, एनर्जी रिकवर नहीं हो पाएगी फिर आपकी। सही है, ये बात है। अच्छा, टू हाई स्पेसिफिक हाई मैंने बता दी। आई हेड वुड इंक्रीज कहा। अगर मैं बहुत ज्यादा, अब देखिए थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा रिवर्स करके समझते हैं। मैंने बताया हाई हेड में लो स्पेसिफिक स्पीड, लो हेड में हाई स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं, हाई हेड में हाई स्पेसिफिक स्पीड कर दूं, तो फिर क्या होगा? मसला ये होगा उस टरबाइन को इतना कैपेबल बनाना होगा कि वो उसको विथस्टैंड कर सके, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा लग रही होगी, आपका फ्लो रेट बहुत ज्यादा होगा, तो यानी प्रेशर आपके पास वाटर का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आपको टरबाइन के ब्लेड्स या टरबाइन का मटेरियल भी उस तरह बनाना होगा, डिजाइन करना होगा कि वो उस प्रेशर को उस प्रेशर पर विथस्टैंड कर सके। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये लिखा हुआ है, अगर मैं टू हाई स्पेसिफिक स्पीड यूज कर लूंगा 40 हाई हेड, जबकि स्पेसिफिक स्पीड हाई किसके लिए रखते हैं? लो हेड के लिए, सही। लेकिन अगर हाई हेड के लिए रख लूंगा तो इससे क्या होगा? टरबाइन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ फिर आपको उसी हिसाब से रिक्वायर हो जाएगी। और टू लो अगर स्पेसिफिक स्पीड रख लूंगा 40 लो हेड, तो उसके लिए आपको जनरेटर क्या रखने होंगे? जनरेटर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी फिर आपको जनरेटर फिर उस पर जैसे पता टरबाइन इतना रोटेट नहीं हो रहे, तो फिर आपको जनरेटर इतने एफिशिएंट बनाने होंगे कि वो कम मैकेनिकल पावर पे हाई इलेक्ट्रिकल टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। बस ये कंक्लूजन। तो अब मैं इसकी कंक्लूजन 1 मिनट में बना देता हूँ। इन जनरल क्या होगा? हाई हेड पे लो स्पेसिफिक स्पीड,
हाई हेड पे लो स्पेसिफिक स्पीड और लो हेड पे हाई स्पेसिफिक स्पीड। अगर तो मैं हाई हेड पे हाई स्पेसिफिक स्पीड यूज करूंगा तो क्या होगा, टरबाइन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर टरबाइन के मटेरियल को इसके मैकेनिकल जो स्ट्रक्चर उसको इस तरह डिजाइन करना होगा कि वो उस प्रेशर पे विथस्टैंड कर सके। और अगर लो हेड पे लो स्पेसिफिक स्पीड यूज करूंगा तो क्या होगा, जनरेटर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि लो हेड है, स्पेसिफिक स्पीड भी कम है, फ्लो रेट भी ज्यादा नहीं है। क्योंकि क्या होता है, लो हेड पे फ्लो रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर फ्लो रेट कम हो गया तो फिर आपके जनरेटर मूव ही नहीं करेंगे, ये मतलब है। सही है, बस ये अच्छा, ये क्यों केवी में होती है, तो कि आपके पास और जो टरबाइंस होते हैं उनकी रेटिंग पे बेसिकली आपके पास अल्टरनेटर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि प्राइम मूवर होता है आपके पास जनरेटर्स में, और प्राइम मूवर की रेटिंग पे ही आपके पास जनरेटर इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करते हैं। सही, तो इसलिए हम इसकी रेटिंग, क्योंकि टरबाइन की रेटिंग हमेशा किसमें होती है, एक्टिव रेटिंग होती है, इसमें किलोवाट में रेटिंग होती है, यानी वॉट्स में रेटिंग होती है, और उसी रेटिंग पे डिपेंड करता है आपका जनरेटर। उसी इनपुट पे जो जनरेटर को जो उसकी चार्ट पे जो मैकेनिकल इनपुट मिलता है टरबाइन की तरफ से जो किलोवाट में होती है, उसी पे वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करता है। तो इसलिए हम रेटिंग पावर प्लांट की मेगावाट में करते हैं या किलोवाट में करते हैं, केवीए में नहीं करते। सही है, अब ये कुछ चीजें आगे लिखी हुई हैं, मतलब ये समझ लें कि कितना आप जनरेट करेंगे, ये सब यहाँ लिखा हुआ है कि वो डिपेंड करेगा कि आपका हेड कितना, फ्लो रेट कितना है और स्पेसिफिक स्पीड कितनी है। सही है, स्पेसिफिक स्पीड को मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, तो आई थिंक इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको सही से समझ लीजिएगा। ये सही, अच्छा हाँ, ये तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। ये इसलिए ये सिंपली कहना चाह रहा है कि ये स्लाइड ये कह रही है कि आपकी जनरेशन डिपेंड करती है सिंपल वे में कि आपका हेड कितना है और आपका फ्लो रेट कितना है साइड का, बस ये है आपके पास। और ये रेंजेस बताई हुई कि टाइनी माइक्रो जो सिस्टम होते हैं वो कितने किलोवाट जनरेट कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर ये बात हो रही है। अच्छा, हाउ मच पावर वुड आई गेट, तो कितनी, वो आप डिपेंड करती है इस फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पर m लिखा हुआ है, तो ये मास में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी, मास यानी इसका मतलब क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, यानी Q मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यानी रॉ मल्टीप्लाई बाय Q या रॉ मल्टीप्लाई V, यहाँ मल्टीप्लाई होके मास बना है। ये वेट है पूरा, ये आपका पूरा वेट है, जिस तरह मैं बताता था W, तो यहाँ पर W के फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। सही है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये पूरा आपका क्या है, W है, ये पूरा W। सही, अच्छा ये सिंपल। अच्छा, इसमें हम ना थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अब लॉसेस कुछ हो रहे होते हैं, तो हेड जो होता है ना आपका हेड, वो आपका होता है ग्रोस हेड। अब तक हम जितने फॉर्मूले में हेड यूज कर रहे थे ना, वो ग्रोस हेड होता था, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि कोई भी लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि जबकि पावर आपकी जो आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसमें भी कुछ लॉसेस होंगे। ठीक है, तो हम इसका एक फैक्टर यूज करते हैं 0.9, यानी जो हेड गिवन होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.9 से, यानी 10% हम लॉसेस कंसीडर करते हुए मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.9 या 0. मतलब फैक्टर ये याद करने वाली चीज है, कुछ खास इसमें लॉजिक नहीं है। 0.9 से मल्टीप्लाई करना है हेड को। अभी फिलहाल इसकी बात कर रहा था मैं कि जो हमें हेड गिवन होते हैं ना अब तक, यानी अब तक हमने जितने क्वेश्चंस की एग्जांपल्स की उन सब में हेड जो गिवन था वो ग्रॉस हेड होता है, लेकिन इन एक्चुअल हम क्या लेते हैं, नेट हेड लेते हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर 0.9। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लॉसेस कंसीडर करते हुए 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी 10% का लॉसेस हम लेते हैं इसमें। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि हम जो एफिशिएंसी कंसीडर करते हैं ना, वो हम क्या ले रहे होते हैं, अपने हिसाब से ले रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना बहुत सारी एफिशिएंसी कंबाइन होती है, जैसे टरबाइन एफिशिएंसी, ड्राइव एफिशिएंसी। टरबाइन एफिशिएंसी क्या है कि कितना हाइड्रोलिक इनपुट आया और कितना उसने मैकेनिकल पावर जनरेट की। ड्राइव एफिशिएंसी क्या है, कितना इनपुट है मैकेनिकल टरबाइन की तरफ से, कितना टरबाइन का इनपुट है, कितना
पावर डिलीवर हुई जनरेटर के शाफ्ट पे, ड्राइव एफिशिएंसी, दोनों मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी, फिर जनरेटर एफिशिएंसी, इन सबको मल्टीप्लाई करके एक एफिशिएंसी बनती है 0.75। सही है, ये हो गया। अब इसकी एग्जांपल करवाई हुई है। अब ये किलोग्राम पर सेकंड, ये मास हो गया आपके पास। अब मैं सिंपल मास को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9.81 से। और हेड के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हेड मैंने निकाला नेट हेड 0.9 से मल्टीप्लाई कर। ये क्वेश्चन गिवन था, इसमें हेड हमें 2.5 गिवन था, 2.5 को मल्टीप्लाई किया 0.9 से। फ्लो रेट हमें 3 मीटर क्यूब पर सेकंड गिवन था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, फ्लो रेट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं मास में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई किया, किलोग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, इसको यूज कर लिया हमने। सही, ये एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं ऊपर 0.75 में, ये आ गया। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल गिवन था कि आपके पास क्या है, हाई हेड है। ये जो एग्जांपल थी केस 1 जो था, ये लो हेड के लिए था, ये जो है लो हेड के लिए, लो ग्रॉस हेड के लिए। ये हाई हेड के लिए, हाई हेड यानी 45 मीटर, उसमें कितना लिया होता है 2.25 मीटर, बहुत कम लिया होता। इसमें हाइट लिया हमने 0.9 से मल्टीप्लाई किया, नेट हेड निकाला 45 मीटर ग्रोथ हेड है आपका। फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया 9.81 से, और फिर मल्टीप्लाई किया नेट हेड और एफिशिएंसी में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, ये वेट होता है आपके पास। यहाँ पर लीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो इससे घबराने वाली जरूरत नहीं है, ये किलोग्राम पर सेकंड की बराबर ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 150 लीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, इसको आपको दोबारा 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली यूज करना है। यहाँ पर डायरेक्टली यूज किया हुआ है मास को, यानी ये मास हो गया आपका। यानी इस केस में आपको डेंसिटी जो 1000 से उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जरूरत है क्योंकि यहाँ पर फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकंड में गिवन था। ठीक है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि लीटर पर सेकंड या हम कह सकते हैं किलोग्राम पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाए, एक ही बात है। क्योंकि रिमेंबर 1 लीटर ऑफ वाटर वेट 1 किलोग्राम, दोनों बराबर होते हैं, दोनों ही कन्वर्जन सेम है। यहाँ पर आपको गिवन है, ये समझ लें यहाँ पर किलोग्राम पर सेकंड ही गिवन है, यूज किया 9.81 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये वेट आ जाता है यहाँ से, फिर हम पावर के लिए हेड और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सही। नोट करने वाली बात क्या है, हाई हेड के केस में भी पावर वही आई जो लो हेड के केस में आई। कितनी थी लो हेड के केस में 49.7, यानी हाई हेड लो हेड के केस में पावर सेम। इसका मतलब ये है कि हेड से भी कुछ नहीं होने वाला, कितना आप जनरेट करोगे। हमने पहले क्या बात की थी, कितना हम जनरेट करेंगे किससे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके हेड पे और फ्लो पे। लेकिन अब एक एग्जांपल से पता चला कि हेड पे भी नहीं, फ्लो पे पता चलेगा फ्लो रेट आपका कितना है। अगर मैं फ्लो रेट चेंज कर दूंगा और हेड बढ़ा भी दूं, लेट्स सपोज पहले क्या था, फ्लो रेट मेरा क्या था आपका 3 मीटर क्यूब पर सेकंड, उसका 3000 किलोग्राम पर सेकंड। फ्लो रेट बहुत ज्यादा था, वही होता है लो हेड में फ्लो रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे ही होता है लो हेड के केस में, यानी स्पेसिफिक स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ही होता है, टरबाइन के साथ कम हो जाता है। और हाई हेड में क्या होता है, फ्लो रेट कम होता है, ऐसे ही हुआ। दोनों ही केस में इलेक्ट्रिकल आउटपुट सेम आ रहा है। इसका मतलब कि कितना आप जनरेट करोगे वो डिपेंड करेगा कि एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन आप कितनी कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 सिस्टम जो अभी आपने सपोज किए वो फिजिकली डिफरेंट, ठीक है, वेरी डिफरेंट। क्योंकि दोनों केस में हेड अलग है, पोलरेट अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें और चीजें हम देखते हैं कि आप जैसे बताए लो हेड है तो लो हेड में उसके हिसाब से टरबाइन यूज करेंगे, तो बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं, तो वो बता रही होती है कि आप कितना जनरेट करोगे। सिंपल ही है। ठीक है, अब हाई हेड में हम पेल्टन यूज कर सकते हैं या टर्बो टरबाइन यूज करते हैं हाइट के केस में, इसमें स्पेसिफिक स्पीड हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं। ठीक है, हाँ, टू एस्टिमेट हाउ मच एनर्जी आर a hydro power system produces actually needs a specific software, वो बताएगी कि आपका हाइड्रो कितना जनरेट कर सकता है। वैसे हम हेड और फ्लो रेट से इतना अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली क्या यूज करते हैं कैलकुलेशन में, कैपेसिटी फैक्टर। क्या हम कैपेसिटी फैक्टर क्या यूज, तो अब इस साइड के हिसाब से जो अच्छा टरबाइन होता है विद मैक्सिमम फ्लो रेट ऑफ फ्यू मीन, सही है, वो उसकी कैपेसिटी फैक्टर 0.5 होती है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन। कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी फैक्टर 8760 और मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन, इतनी है 49.7 किलोवाट। इतनी आपकी
एनर्जी जनरेट होगी। ये कितना आप जनरेट करोगे वो किस पे डिपेंड करेगा एट द एंड? कैपेसिटी फैक्टर। ये 49.7 कहां से आया? यहाँ से। यानी हम कैपेसिटी फैक्टर के थ्रू ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने किलोवाट आवर्स एक्चुअल में जनरेट करेंगे, जो कि कैपेसिटी फैक्टर से पता चलेगा, और ये साइड टू साइड वेरी करेगा। तो ये सिंपल। तो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसको समझ लेगा, इसके न्यूमेरिकल को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। आई थिंक मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप समझ आया होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं मुझसे, ठीक है। अगर किसी सोल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में नहीं आया, मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने बताया, आई थिंक जो आपको चीज़ें फॉलो करनी है पावर निकालने के लिए, एक तो पहले वेट निकालना है और फिर हेड और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करके पावर निकालनी है। वेट के लिए मास चाहिए, मास के लिए आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा? वॉल्यूम को डेंसिटी मल्टीप्लाई करके किलोग्राम या लीटर पर सेकंड बात एक ही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।